नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड BHDLA 136 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आज चैप्टर का नाम है संवाद शैली, वाक्यगत संरचनाएं और शैलियां, अशुद्धियां एवं शोधन। इस चैप्टर की बात किया है तो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर बार इसमें से दूसरा या तीसरा क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि संवाद शैली में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर भाषागत विशेषता में अनुतान का क्या महत्व है। यानी कि जब हम भाषा को लिखित रूप देते हैं या मौखिक रूप देते हैं तो उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो भाषा के मौखिक रूप में अनुतान का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन खूब आता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना हमें यही बताती है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम समझते हैं कि वाक्य क्या होते हैं और वार्तालाप क्या होता है। तो देखो, आप सभी ने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर हम शब्दों का निर्माण करते हैं। क्योंकि अकेले एक अक्षर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर जब हम एक ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई एक अर्थपूर्ण लाइन हम लिखते हैं तो वो वाक्य कहलाती है। इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसका अपना एक अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, राम ने कल शाम को एक फिल्म देखी। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द हैं। एक शब्द हो गया राम, एक हो गया ने, एक ने कल शाम को एक फिल्म देखी। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक पूर्ण अर्थ प्रकट करते हों तो हम कहेंगे कि वो एक वाक्य है। लेकिन मुद्दा ये बनता है कि वाक्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, जब भी हम बातचीत करते हैं, बातचीत को वार्तालाप कहते हैं। तो वार्तालाप में हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं और हर एक वाक्य की अपनी एक विशेषता होती है। अब देखो, जब वाक्य की बात करें तो वाक्य शब्दों से बनता है और ये एक अर्थ प्रदान करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शब्दों को आप कहीं भी लिख दो। अब शब्दों को आप आगे पीछे लिख दोगे ना तो वाक्य नहीं बन पाएगा। तो वाक्य को लिखते वक्त हमें कुछ, जैसे इंग्लिश में हम कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में आपने टेंस पढ़े होंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने बना दिया रूल। ऐसे हिंदी में भी होता है। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। तो कर्ता हो गई, क्रिया हो गया, कर्म हो गया। इसी प्रकार से ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, तो किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई शब्द विशेषता बताता है तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में उसी को बोलते हैं विशेषण। और जब वर्ब की जो विशेषता बताए उसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। इसी प्रकार से हिंदी में जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जब आप एक वाक्य को पढ़ोगे तो उसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा, क्रिया भी होगी, विशेषण भी होगा और क्रिया विशेषण भी होगा। सर्वनाम भी हो सकता है। कर्ता में क्या होता है? कर्ता में या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। तो इतनी सारी चीजों को मिलाकर ग्रामेटिकली एक वाक्य बनता है। क्लियर है भाई? इसके अलावा वाक्यों में जो शब्दों का क्रम है वो भी बिल्कुल सेटअप होता है। अगर वाक्यों में शब्दों का क्रम सेटअप नहीं होगा तो वाक्य कभी भी अर्थपूर्ण तरीके से अपना अर्थ नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में जो ये कर्ता है, क्रिया है, इसे वाक्यांश कहते हैं। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि वाक्यों में वाक्यांश का क्या महत्व है तो आप बताओगे, देखो वाक्यांश का मतलब क्या है? वाक्यों का अंश। वाक्यों का अंश क्या कहला रहा है? वाक्यांश। तो एक वाक्य में कितने सारे अंश है? कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, क्रिया विशेषण भी है, विशेष्य भी है। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक वाक्य को रचित कर रही हैं और ऐसे में इन सब चीजों को ऑर्डर में रखना जरूरी है। तो यहां से यहां तक चीजें समझ गए। जैसे कि यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि लड़का सोया, ये एक आक्रामक वाक्य है। लड़का सोया में लड़का करता है और सोया क्रिया है। जबकि सक्रमक वाक्य वह खाना खा रहा है, तो यहां पर वह करता है, खाना कर्म है और खा रहा क्या कर रहा है? वो क्रिया कर रहा है। ऐसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कहीं जाने के सूचक होते हैं, उन्हें गंतव्य सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे वो कॉलेज गई तो कहीं जा रही है ना, देखो वह मतलब कर्ता, कॉलेज मतलब गंतव्य स्थान यानी कि जहां उसे पहुंचना है, और जाना मतलब क्या होगी? क्रिया। ऐसी द्विकर्मक वाक्य यानी कि इसमें दो कर्म होते हैं। मैंने उसको पैसे दिए, तो मैंने तो करता है
और उसको क्या है वो प्राप्त करता है, लेकिन कर्म है, पैसा भी कर्म है, और देना क्या है, क्रिया है। इसी प्रकार से एक पूरक वाक्य है, मुझे बुखार है, यहीं पर बात खत्म हो गई, इसके बाद कुछ नहीं है। ऐसे एक कर्म पूरक वाक्य होते हैं। तो ये सब चीज़ें ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है भाई। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा मैं कुछ छोटी छोटी वीडियो भी डालूंगा, एक एक दो दो मिनट की, ताकि उसमें ना ये सारी चीज़ें मैं बता पाऊँ आपको, सकर्मक क्रिया क्या होती है, आक्रमक क्रिया क्या होती है। तो थोड़ा सा जब आपका भी हमें सपोर्ट मिलता है तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने में मन करता है। मैंने पहले चैप्टर की वीडियो डाली, कम कम 2-3 हज़ार लोगों ने उसको देख रखा है, बट कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने लाइक किया, ये भी तो मैटर करता है। अब हमें पता ही नहीं चल पाता, रेस्पॉन्स आपका मिल ही नहीं पाता। तो रेस्पॉन्स थोड़ा सा दे दिया करो भाई, कमेंट वगैरह करके, तो हमें चीज़ें पता चले, हम आपके पीछे और मेहनत करें। अब हमें पता ही नहीं चल पाता चीज़ें आ रही हैं आपको समझ में, नहीं आ रही हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि वाक्यों की रचना कैसे होती है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो ऐच्छिक होते हैं। जैसे देखो, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो स्थान का बोध कराते हैं, किसी जगह का बोध कराते हैं, इन्हें स्थानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि कमरे में, दीवार पर, ये सब एक जगह का नाम है ना। तो ऐसे जो वाक्यों में आते हैं वह वो स्थानवाचक कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समय का बोध कराते हैं, जैसे शाम को ठीक 7 बजे, ये समयवाचक होते हैं। कुछ होते हैं करणवाचक, जो कि करण के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए। तो ऐसे ही आपने एक टेबल पढ़ी होगी संस्कृत में। तो कर्णवाचक जो होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ से, तो से क्या है, ये करण है। तो ऐसे शब्द जिसमें से इस टाइप से लगे, तो चाकू से, कर्णवाचक है ये। प्रयोजनवाचक राम के लिए, ये किसी मतलब प्रयोजन के लिए दिखा रहा है शब्द। तो जिस शब्द का, जिस वाक्य का हम प्रयोग जिस तरीके से करते हैं वो उसी तरीके का कहलाता है, ठीक है भाई। वाक्यों में क्रम का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसकी चर्चा हमने कर ली। क्योंकि वाक्यों में अगर आप ऑर्डर नहीं सेट करोगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी। इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी। इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, मैंने एक फिल्म कल शाम को देखी। बात एक ही है। पहले वाले में आप क्या कह रहे हो, कल शाम को मैंने एक फिल्म देखी, दूसरे में मैंने कल शाम को एक फिल्म देखी, तीसरे में मैंने एक फिल्म कल शाम को देखी। तीनों ही चीज़ें एक चीज़ के अर्थ को दिखा रही हैं। यानी कि कुछ तो वाक्य ऐसे होंगे जिन्हें आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका अगर आपने ऑर्डर बिगाड़ दिया तो वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे। तो वाक्यों को लिखते समय ऑर्डर का बहुत बड़ा योगदान होता है भाई, ठीक है। क्रम का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें कर्ता, लिंग, वचन, इन सब की हमें सूचना देनी होती है। तो इस तरीके से आप उसे लिखोगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या अंतर है, तो देखो भाई, जो मौखिक भाषा है उसमें व्याकरण के नियम इतने ज़्यादा नहीं लगते। मौखिक भाषा में जो है फीलिंग और इमोशंस ज़्यादा शो करती है। मौखिक भाषा का उदय पहले हुआ है, जबकि लिखित भाषा का उदय बाद में हुआ है। लिखित भाषा व्याकरण के हिसाब से चलती है, नियमों के हिसाब से चलती है। लिखित भाषा साहित्य को बढ़ावा देती है, जबकि मौखिक भाषा संवाद को बढ़ावा देती है, संप्रेषण को बढ़ावा देती है, लोगों के बीच में बातचीत को बढ़ावा देती है। तो ये लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर है। BHDLA 137 की पहले चैप्टर को मैंने अपलोड किया, वहां पर और भी अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। लिखित और मौखिक भाषा में से कौन सा भाषा का रूप प्राचीन है, तो आप सभी को पता है सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी, मौखिक भाषा। और उसके कई सदियों बाद आई थी लिखित भाषा, जब लिपि का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। वाक्य और वाक्यांश में क्या अंतर है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जुड़े जो सार्थक वाक्य यानी कि जो अर्थ प्रकट कर रहे हो वाक्य कहलाते हैं। और वाक्यों के अंदर बहुत से वाक्यांश होते हैं, लेकिन दो वाक्यांश होने जरूरी हैं। वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्यों के अंश, जैसे कर्ता हो गया, कर्म हो गया, क्रिया हो गई, ये सब वाक्यों के अंश कहलाते हैं। वाक्यों के अंश को क्रम में जब हम रखते हैं तब एक वाक्य का निर्माण होता है। तो ये सब प्रश्न आगे, तो आप इन प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम हैं। क्लियर है भाई। अब हम पढ़ेंगे वाक्यों में पदक्रम। वैसे तो हम इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। तो वाक्यों में जो पदक्रम है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी वाक्य के अर्थ के लिए। जैसे कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे, एक सामान्य पदक्रम में है, आप बाकी पैसे ले लीजिए। दूसरा है परिवर्तित पदक्रम। परिवर्तित पदक्रम में यानी कि इसे हमने बदल दिया, बात वही कह रहे हैं लेकिन इसे हमने क्या कर दिया, क्रम को बदल दिया। लीजिए बाकी पैसे आप। तो कई बार क्या होता है कि बात तो वही होती है, बट उसमें हम कभी बार ना कुछ चीज़ों को पहले बोलना चाहते हैं, किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। जैसे पहले वाले में आप देखो, आप बाकी पैसे ले लीजिए, यानी कि आपके कुछ पैसे बचे हैं उसे वापस ले लो। दूसरे वाले में वो पता है क्या कर रहा है, लीजिए बाकी पैसे आप, यानी कि लीजिए पर वो बहुत ज़्यादा क्या है, जोर मार रहा है कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ ये पैसे। तो इसका वजह ये होती है, परिवर्तन की वजह ये होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वाक्यों को परिवर्तित करो, लेकिन फिर भी वाक्यों को परिवर्तित करने की वजह यह है, कई बार क्रिया को आगे ले जाया जाता है, कर्ता को पीछे ले जाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थितियों के हिसाब से किस चीज़ पर जोर देना चाहते हैं, किस चीज़ पर जोर नहीं देना चाहते, इसके हिसाब से जो वाक्यों का क्रम है वो बदल जाता है। जैसे कि मान लो आप एक मकान की तलाश कर रहे हो और बहुत कोशिशों के बाद आपको मकान मिल भी गया, तो आप घर पर आकर क्या कहोगे, तुरंत कहोगे मिल गया मकान। यानी कि आपने किस चीज़ पर जोर दिया, मिल गया, क्योंकि सबको पता ही है आप मकान ढूंढ रहे हो। लेकिन जैसे आपने कहा मिल गया मकान, यानी कि आपने सबसे पहले किस जोर को दिया, बल्कि से आपको क्या कहना चाहिए था, भाई मकान मिल गया है।
लेकिन आप क्या बोलोगे, मिल गया मकान, यानी कि मिल गया पर ज़्यादा जोर दे रहे हो। तो कई बार नई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उस चीज़ को हम पहले बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अग्र प्रस्तुति, यानी कि सबसे पहले उसी चीज़ को प्रस्तुत करोगे जिस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हो। इसे क्या कहते हैं, अग्र प्रस्तुति कहते हैं। तो सामान्य बोलचाल में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी चलती हैं, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल, आपने उन्हें कितने रुपए दिए, तो उसने कहा 4। तो एक शब्द का उच्चारण है कि एक शब्द में उसने बात खत्म कर दी। क्लियर है भाई। अब बोलते समय जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है अनुतान। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई। अनुतान का मतलब क्या होता है, तो देखो, जब आप बोल रहे हो तो बोलते वक्त आप कुछ शब्दों पर तो ज़्यादा जोर देते हो, जबकि कुछ शब्दों को बहुत धीरे से बोलते हो। तो ये जोर देना, धीरे बोलना, यही चीज़ क्या कहलाती है, अनुतान। यानी कि अनुतान का अर्थ है कि आपके बोलने का ढंग क्या है। बोलने के ढंग को अनुतान कहते हैं। एक ही वाक्य को अलग अलग अनुतानों से बोला जाता है, और जब अलग अलग तरीके से उसे बोला जाएगा तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ पर 3 लाइनें लिखी हुई हैं, और तीनों लाइनों में ना अलग अलग साइन का यूज़ किया गया है, और तीनों लाइन एक ही है। देखो, अगर मैं पहले वाली लाइन को बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा, वह चला गया, ये सामान्य है, मैंने बोला वह चला गया। दूसरे में देखो क्वेश्चन मार्क लगाया, तो मैं कैसे बोलूँगा, वह चला गया, यानी कि मेरे बोलने के तरीके में बदल जाएगा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैंने कहा वह चला गया, जैसे मैं कई बार कहता हूँ समझ में आया क्या, तो समझ में आया, ये क्वेश्चन ही तो है। तो देखो, पहले वाली लाइन भी है वह चला गया, ये सामान्य है। जबकि मैंने कहा वह चला गया, यानी कि मैंने जोर दिया तो प्रश्नवाचक हो गया। अब मैं कह रहा हूँ ओह वह चला गया, तो ये विस्मयादि होता गया, यानी कि आश्चर्यचकित है, मैं कहीं पर पहुंचा उससे पहले वो बंदा जा चुका था, तो मैंने कहा अरे वह चला गया। तो देखो, तीनों में अलग अलग लिखने में तीनों लाइनें एक ही हैं, लेकिन तीनों के पीछे जो ये चिन्ह बने हुए हैं, इन चिन्हों से ही पता चल रहा है कि इस वाक्य में कौन सी फीलिंग है। पहले वाले जो में जो चिन्ह लगा है उसे खड़ी पाई कहते हैं या पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरे में जो चिन्ह लगा है उसे क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह कहते हैं। और तीसरे में जो निशान लगा है उसे एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय बुद्धि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो अनुतान का भाषा में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर मैं यही चीज़ ऐसे बोलूँगा वह चला गया, वह चला गया, वह चला गया, तो समझ में आ रही है नहीं। बोलते वक्त शब्दों पर, वाक्यों पर किस प्रकार से जोड़ दिया है, इससे हमारी फीलिंग पता चल रही है, इससे सामने वाले को हमारे मूड के बारे में पता चल रहा है। तो हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें अनुतान का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम किसी से नाराज हो रहे हैं, किसी से सहमति प्रकट कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति को फुसला रहे हैं, किसी से क्षमा मांग रहे हैं, किसी से धमकी दे रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए ना अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं चीज़ें। तो ऐसे में मनोभावों को प्रकट करने के लिए, फीलिंग एंड इमोशंस को प्रकट करने के लिए अनुतान के साथ हम कई बार आवाज़ ऊंची करते हैं, कई बार शब्दों पर बल देते हैं, चेहरे के ऊपर भाव लाते हैं, अपनी आंगिक चेष्टाओं से भी काम लेते हैं। जब हम गुस्से में बात करते हैं तो आवाज़ तेज हो जाती है, गाली देते हैं तो आवाज़ तेज हो जाती है, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। लेकिन जब हम मित्रों के साथ मजाक कर रहे होते हैं उस समय गाली देते हैं तो क्या करते हैं, उसे लयबद्ध में देते हैं, यानी कि ताकि बुरा भी ना लगे। आपस में घर में बातचीत कर रहे हैं तो धीरे से बात करेंगे, अगर हम इमोशनल हैं तो भी धीरे से बात करेंगे। तो अनुतान का भाषा में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। भाषा को सजीव बनाता है, जो लैंग्वेज को जो लाइवली बनाता है वो कौन बनाता है, अनुतान ही बनाता है। वरना एक ही लाइन होगी, उसे एक ही तरीके से अगर बोलते जाओगे, जैसे मान लो इंग्लिश में मुझे किसी से हाउ डेयर यू बोलना है, मैं बोलूँ हाउ डेयर यू, तो इससे क्या चलेगा। लेकिन मुझे हाउ डेयर यू बोलने का तरीका आना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए हाउ डेयर यू। तो हर एक चीज़ को बोलते वक्त हम एक अनुतान का प्रयोग करते हैं। तो भाषा में, भाषा को जो जीवंत बनाती है, भाषा को जीवित बनाता है, वो अनुतान ही बनाता है। अब संप्रेषण का उद्देश्य देखो, संप्रेषण का मतलब क्या होता है। संप्रेषण का मतलब ये होता है कि हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो एक तरीके से जो हम संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे तक संदेश पहुंचा रहे हैं, तो संदेशों को पहुंचाना ही संप्रेषण कहलाता है हिंदी में। हिंदी में संप्रेषण का मतलब क्या है, संदेशों को पहुंचाना। तो सामान्य बातचीत में दूसरे व्यक्ति ने कुछ बात कही, हम उसको पहचान जाते हैं, फिर हम बदले में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। जब माँ बच्चे से कहती है सूरज ढल गया, तो इसका मतलब है कि अब या तो उसे सोना है या फिर उसे पढ़ना है। तो संप्रेषण में क्या होता है मुद्दा, संप्रेषण में ये बात होती है कि हम अपनी बात सामने वाले को कहना चाहते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि उसे ये बात समझ में आ जाए। जैसे कि माँ ने बच्चे से कहा सूरज ढल गया है, अब बच्चा तो समझ गया कि पढ़ने का टाइम हो गया है, लेकिन हम कैसे समझेंगे। तो संप्रेषण में यानी कि संचार में हमें इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और सिचुएशंस रखनी चाहिए ताकि सभी लोग उसे अच्छे से समझ पाएं। क्योंकि बोलते वक्त तो चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जब चीज़ों को हम लिखते हैं तो वो सदियों सदियों तक चीज़ें चलती हैं। तो संप्रेषण का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम अपने मन के भावों को दूसरे को समझा सकें और दूसरे के भावों को भी समझ सकें।
आगे है वाक्य से ऊपर का स्तर। इस पर मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया नहीं होती, बल्कि विशेषण भी होता है, क्रिया विशेषण भी होता है, अन्य संयोजक भी होते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टर। हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं? हिंदी को बोलते हैं संयोजक। जैसे कि आपने कहा पानी बरस रहा था चूंकि मैं बाहर नहीं जा सकता था, तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ चूंकि, तो ये चूंकि क्या है? एक संयोजक है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन कई बार इस चूंकि की जगह हम कोमा का यूज भी लगा लेते हैं, जैसे चूंकि पानी बरस रहा था मैं बाहर नहीं जा सकता था। तो जो ये चिन्ह लग रहे हैं या फिर जैसे चूंकि जैसे जो शब्द लग रहे हैं, ये संयोजक कहलाते हैं। इस प्रकार वाक्य के स्तर से ऊपर एक विस्तृत पार्ट होता है, इसे प्रोक्ति भी कहा जाता है। तो कोई पूछ ले एक नंबर में प्रोक्ति क्या है, तो वाक्य के स्तर से ऊपर एक विस्तृत रूप से जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रोक्ति। यानी कोई पूछे वाक्य क्या है, तो आप तो सिंपल सा बोल दोगे ना, दो या दो से अधिक शब्दों से मिले एक सार्थक शब्द, एक सार्थक लाइन को हम क्या बोलेंगे? वाक्य कहेंगे। लेकिन जब वाक्य को आप गहराई से अध्ययन करोगे, क्रिया, सर्वनाम, इन सब के बारे में पढ़ोगे, तो क्या होगा? ये प्रोक्ति कहलाएगा। ठीक है भाई। तो यहां से जितने भी प्रश्न बनेंगे इन प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हो कि बोलचाल की भाषा में वाक्यों में क्रम का परिवर्तन होता है, इसका कारण क्या है? अनुतान से आप क्या समझते हो? वार्तालाप में मनोभाव को प्रकट करने के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और प्रोक्ति किसे कहते हैं? आगे चैप्टर में विराम चिन्हों के बारे में बताया गया। देखो यहां से चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि देखो हम कई बार हिंदी लिखते हैं और लिखते वक्त अपनी मर्जी से कहीं पर भी कोई भी निशान लगा देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा निशान कहां पर यूज होता है। तो जैसे कि पहला निशान है कौन सा? अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब यानी कि कोमा जिसे हम बोलते हैं। तो अल्प विराम का अर्थ यह है कि थोड़ी देर के लिए विराम। अल्प का मतलब ही क्या होता है? थोड़े समय के लिए, और विराम का मतलब रुक जाना। तो जब हम वाक्य को लिख रहे हैं और वहां पर हमें अल्प विराम लगाना है तो हम क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे। तो जब एक ही कब लगाते हैं, लेकिन ये भी देख लो, जब एक ही शब्द भेद में तीन या उससे अधिक शब्दों का वाक्य में एक ही साथ प्रयोग हो तो हम कोमा लगाएंगे। जैसे राम, मोहन, सोहन और हरीश दिल्ली गए, यानी कि चार सब्जेक्ट हैं, राम, मोहन, सोहन और हरीश कहाँ गए? दिल्ली गए। तो राम के पीछे कोमा लगेगा, मोहन से पीछे कोमा लगेगा, सोहन पे नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए आपने सेंटेंस कनेक्टर जोड़ दिया और। ठीक है भाई। तो जब एक ही शब्द में दो या दो से अधिक, दो होंगे तो और लगा दोगे, लेकिन अगर तीन होंगे तो तीन के लिए आप क्या लगाओगे? अल्प विराम। इसके अलावा जब हम क्या करेंगे? कुछ शब्द युग्मों का जोड़ करेंगे, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्द एक साथ लिखे जाते हैं, जैसे हानि लाभ, सुख दुख, हार जीत। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? कोमा लगाते हैं। जैसे हानि लाभ के बाद कोमा लग गया, सुख दुख के बाद कोमा लग गया, तो ये सब ना एक साथ ही चलते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ऊपर की तरफ सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगता है, जैसे राम जरा इधर आना, तो हम उस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो जब हम संबोधन करेंगे किसी को तो उसमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगेगा। या फिर कोई कथन कह रहे हैं किसी का, जैसे गुरुजी ने कहा खूब मेहनत करो, तो हम जब किसी की बात कहते हैं तब भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ करते हैं। क्लियर है भाई? अब देखो अर्धविराम, जिसे हम इंग्लिश में सेमी कॉलम कहते हैं। हिंदी में कोमे को क्या बोलते हैं? अल्प विराम। और सेमी कॉलम को क्या बोलते हैं? अर्धविराम। ठीक है भाई। तो कोमा को क्या बोलते हैं? अल्प विराम। और सेमी कॉलम को क्या बोलते हैं? अर्धविराम। अल्प विराम की अपेक्षा अगर ज़्यादा ठहराव हो, यानी कि कोमा जब लगाते तो कम ठहराव होगा, लेकिन बोलते वक्त ज़्यादा ठहराव लगाना हो लिखते समय, तो हम क्या लगाएंगे? अर्धविराम लगाएंगे। इसी प्रकार से एक चिन्ह होता है उपविराम का। कौन सा चिन्ह होता है? देखो सब मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो उपविराम का चिन्ह कहाँ लगाएंगे? तो अर्धविराम की अपेक्षा और ज़्यादा ठहराव हो तो कहाँ क्या लगेगा? उपविराम लगेगा। और ज़्यादा ठहराव हो तो पूर्ण विराम लगेगा, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछोगे तो प्रश्नवाचक निशान लगेगा। तो अल्प विराम कौन सा निशान होता है? अर्धविराम कौन सा होता है? उपविराम कौन सा होता है? पूर्ण विराम कौन सा होता है? और प्रश्न चिन्ह सब मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है भाई। आगे है विस्मयादि बोधक। तो जब हम बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाते हैं, आनंद, आश्चर्य, घृणा इन सबको प्रकट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाते हैं। ऐसे एक चिन्ह होता है हाइफन का, जिसे हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। तो जो दो अपोजिट शब्द होते हैं तो उसके लिए बीच में एक माइनस सा निशान लगाते थे ना, उसी को हाइफन कहते हैं, उसी को संयोजक चिन्ह कहते हैं। जैसे ऊंच नीच, खाना पीना, इनके बीच में देखो एक निशान लगा हुआ है ना, इसे हम क्या कहते हैं? हाइफन। इसे हम संयोजक चिन्ह कहते हैं। तो लेखन कला में विराम चिन्हों का कितना बड़ा प्रयोग है? तो 6 प्रकार के यहाँ आपके कोर्स में बताए गए हैं। अल्प विराम, अर्धविराम, उपविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न विराम, विस्मयादि बोधक और संयोजक चिन्ह।
तो यहाँ तक अगर कुछ भी चीज़ें आएंगी तो आप पूछो, आपसे पूछ लेगा तो आप बता ही दोगे। आगे चैप्टर में ना एक वार्तालाप दिया गया है, एक कन्वर्सेशन दी गई है और ये बताया गया कि कन्वर्सेशन में किस तरीके से अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है। तो मैं फटाफट से इस कन्वर्सेशन को पढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। तो देखो, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हम भाषा की बहुत सारी शैलियों का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते वक्त कई बार आप हिंदी बोलते वक्त इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हो, अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हो, इसे कोड मिक्सिंग कहते हैं। तो जब भी हम वार्तालाप करेंगे तो कोड मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक फैमिली है, वो आपस में बातचीत कर रही है। एक मिस्टर वर्मा यानी कि श्री वर्मा है, वो क्या कह रहे हैं, तो वर्मा परिवार खाने की मेज पर बैठा है, यानी कि वर्मा फैमिली है और वो खाना खाने जा रही है, नाश्ता चल रहा है। तो श्रीमान वर्मा जो थे वो क्या कहते हैं, सुनो अगले हफ्ते मेरी 5 दिन की छुट्टी है, इस बार क्यों ना कहीं चला जाए। तो मिसेस क्या कहती है, यानी कि उनकी पत्नी क्या कहती है, श्रीमती वर्मा, वाह ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने, बहुत दिनों से हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए हैं और मनीष भी कई बार कह चुका है कि कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए, पूरी घूमने आएंगे। तो पूरी आपको पता है उड़ीसा में है। तो मिसेस मिश्रा भी पिछली बार यहाँ गई थी और उन्होंने बहुत दिनों तक तारीफ करी थी, यानी कि मिसेस मिश्रा कहीं गई होंगी पुरी में और उन्होंने बताया होगा वर्मा की जी को, तो वर्मा जी भी कह रहे हैं क्या कि मुझे पुरी जाना है। अब मनीष क्या कह रहा है, ओह क्या कहा पुरी, ये भी कोई घूमने की जगह है, पापा कश्मीर चलिए कश्मीर। यानी कि जो मनीष है इन दोनों का बेटा है और वो क्या कह रहा है, कश्मीर चलिए, मैं फिल्म में कश्मीर को देखता हूँ, मेरा मन करता है कि वहाँ जरूर जाऊँ। तो दूसरा लड़का इनका प्रशांत, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, जयपुर चलिए, बहुत सुंदर जगह है, जहाँ भी देखो हर चीज़ गुलाबी ही गुलाबी है। प्रतिभा कहती है क्या जगह चुनी, गर्मियों में जयपुर जाएगा, मरना है क्या। इन दोनों लोग पहाड़ पर जाते हैं, जहाँ झरने हो, पहाड़ हो, जंगल हो, वहीं घूमने का मजा आता है। कश्मीर का मुकाबला क्या है, वहीं चलो, वो तो स्वर्ग है स्वर्ग। तो श्रीमती वर्मा कहती हैं, ओहो इसमें इतनी बहस करने की क्या जरूरत है, मनीष तुम जाकर पर्यटन कार्यालय जाओ, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाओ और वहां से भाई ट्रांसपोर्ट करो, माफ कीजिएगा, पर्यटन कार्यालय जाओ और वहां जाकर क्या करो, पता करके आओ। टूरिज्म, पर्यटन का मतलब होता है टूरिज्म, मेरे मुंह से ट्रांसपोर्टेशन निकल गया गलती से, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। मनीष कहता हाँ माँ, वहाँ जाके पूरी जानकारी हमें मिल जाएगी, मैं अभी आता हूँ। अब मनीष ना टूरिस्ट ब्यूरो जाता है और वहाँ पर पर्यटन अधिकारी से मिलता है। अब देखो, ये यहाँ तक फैमिली कन्वर्सेशन थी। अब जैसे वो पर्यटन अधिकारी के पास जाएगा, देखो फैमिली कन्वर्सेशन में मुद्दा क्या था, फैमिली कन्वर्सेशन में मुद्दा ये था कि भाषा को कैसे भी तरीके से वो प्रयोग कर सकता था। लेकिन जब वो पर्यटन अधिकारी से बात जाएगा तो एक औपचारिक भाषा का प्रयोग करेगा, एक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करेगा। तो पर्यटन अधिकारी कहेगा कहिए मनीष, सर हम ना 4-5 दिनों का एक शॉर्ट टूर करना चाहते हैं, आप कोई अच्छा प्लेस सजेस्ट करें। तो देखो यहाँ पर मनीष ने हिंदी में बात करी लेकिन कुछ इंग्लिश वर्डों का यूज़ किया, इसे कोड मिक्सिंग कहते हैं। तो पर्यटन अधिकारी ने कहा देखिए, यूं तो शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग ही लोग प्रेफर करते हैं, वैसे आप कहाँ जाना चाहते हैं। मनीष कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन कश्मीर, यानी कि मैं कश्मीर में रुचि रखता हूँ। तो यहाँ पर देखो उसने इंग्लिश पूरी बोल दी, आई एम इंटरेस्टेड इन कश्मीर। तो पर्यटन अधिकारी कहता है कि कश्मीर के लिए जम्मू होते हुए आपको जाना पड़ेगा, आप वहाँ वैष्णो देवी का टेम्पल भी दे सकते हैं, बट यू शुड हैव एटलीस्ट 10 डेज, लेकिन तुम्हारे पास 10 दिन कम से कम होने चाहिए। मनीष ठीक है, और कोई सेंटर, आप जयपुर, चंडीगढ़, अजमेर आदि का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। एक काम करो, ये सारे ब्रोशर ले जाओ, हैव ए टॉक विद योर फैमिली, और अपनी फैमिली से एक बार बात कर लो। मनीष कहता है यस इट्स अ गुड आइडिया, आप ये सब मुझे दे दीजिए। अब मनीष वापस से अपने घर आता है। तो अब वो वापस से अपने घर आता है, वो ब्रोशर से लेके, अब फिर वो बातचीत करेगा। प्रशांत भैया आ गए, लाओ भैया मुझे राजस्थान का नक्शा दो, ये रही पिंक सिटी जयपुर। प्रतिभा कहती है रहने दे रहने दे, ये जो तेरा दोस्त रवि है ना, उसी ने कहा था जयपुर जा, उसी की लगाई हुई आ गई, इसलिए तो जयपुर जयपुर कर रहा है, मैं तो नहीं जाऊंगी, दिल्ली चलो, दिल्ली मुझे शॉपिंग करनी है। मनीष कहता है आप दोनों अपनी चोंच थोड़ी देर बंद रखो तो बेहतर होगा, चलो पापा लेट अस डिसाइड इट नाउ, आओ हम डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं कि हमें जाना कहाँ है। श्रीमती वर्मा कहती है मनीष का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, घूमने जाएंगे तो इसका ध्यान तो रिजल्ट में ही लगा रहेगा। तो ऐसे करके पूरी बातचीत चलेगी। मुद्दा ये नहीं कि वार्तालाप हुई, कई बार ना आपको कोई एक सिचुएशन देगा और उस पर कहेगा कि 10 लाइन लिखो। तो जब आप वार्तालाप पर ध्यान दोगे, जो मैंने अभी पढ़ा, तो वार्तालाप में एक तो अनुतान का प्रयोग किया गया, और अनुतान का प्रयोग मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर उसने बोला वाह यह तो अच्छी खबर दी आपने, आश्चर्यबोधक हो रहा है इसमें, क्या कहा पूरी, इसमें असहमति जताई जा रही है। पापा चलिए ना जयपुर, अनुरोध किया जा रहा है, क्या जगह चुनी है, गर्मियों में जयपुर मरना है क्या, यानी कि ये भी असहमति दिखाया जा रहा है। ओहो इसमें इतनी बहस करने की क्या जरूरत है, इसमें एक खींच दिखाई जा रही है, यानी कि जो ये निशान लगे हैं, ये जो चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इससे हमें फीलिंग इमोशंस के बारे में पता चल रहा है। तो एक वार्तालाप लिखते समय हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा वार्तालाप में बलाघातों का प्रयोग किया गया है। तो बलाघात मतलब क्या होता है, जब हम शब्दों पर बल देते हैं तो उसे बलाघात कहते हैं। जैसे प्रशांत ने कहा पापा जयपुर चलिए ना, यानी कि उसने जयपुर पर जोर दिया। मनीष
कैसी जगह चुनी है? गर्मियों में जयपुर। तो जो गर्मियों में उसने बोला, ये सब क्या है? बलाघात का यूज़ किया गया है। इसके अलावा वार्तालाप में कोड मिक्सिंग की यूज़ की गई है। तो मैंने देखा, आपको बताया था कि बहुत सारी जगह पर इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया गया, इसे ही हम क्या कहते हैं? कोड मिक्सिंग कहते हैं। तो जब हम हिंदी भाषा में विभिन्न भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है, सॉरी, पेन, ग्लास, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, टीवी, ये सब हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये सब कोड मिक्सिंग है। जैसे कि हमारी कन्वर्सेशन में बहुत सारी जगह कोड मिक्सिंग हुई, जैसे ट्रिप वर्ड यूज़ किया हमने, शॉर्ट टूर वर्ड यूज़ किया, प्लीज़ सजेस्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन कश्मीर, टेम्पल, बट यू शुड हैव एटलीस्ट इन 10 days, ब्रोशर्स, हैव ए टॉक विद योर फैमिली। जो ऐसे हमने शब्द अभी देखे, ऐसे वाक्य जो देखे, ये सब कोड मिक्सिंग है। तो कोड मिक्सिंग क्या होती है, ये बात भी आप समझ गए। इसके अलावा देखो, हिंदी में इतनी सारी विभिन्नताएं इसलिए हैं क्योंकि प्रांतीय विशेषताएं हैं। हर एक प्रांत में अलग प्रकार की एक भाषा बोली जाती है। भाषा तो वही होगी लेकिन उसकी बोली अलग होगी। जैसे हिंदी बोली जा रही है उत्तर भारत में, लेकिन यूपी के लोग अलग प्रकार से हिंदी का प्रयोग करेंगे। यूपी में ही बनारस के लोग अलग बोली का प्रयोग करेंगे और लखनऊ के लोग अलग बोली का प्रयोग करेंगे। जगह यूपी की है, बनारस में लहजा अलग होगा, लखनऊ का लहजा अलग होगा। इसी प्रकार से हरियाणा में लहजा अलग होगा, भोजपुरी में लहजा अलग होगा। तो ऐसे में हर प्रांत की जो बोलने का तरीका है वो अलग होता है, इसी वजह से भाषा बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाती है। हिंदी शैली और उर्दू शैली तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप है। कई बार बोलते समय और लिखते समय हम बहुत सारे उर्दू का वर्ड यूज़ करते हैं और हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि एक वर्ड है ज़रूरत, ज़रूरत एक उर्दू वर्ड है, जबकि हिंदी वर्ड है आवश्यकता। दाखिला, कोशिश, लफ्ज़, एहसास, दिमाग, ये सब उर्दू के वर्ड है और हिंदी में धड़ल्ले से यूज़ हो रहे हैं। मजबूरी, ख्वाब, जिंदगी, गुफ्तगू, सही, ये सब क्या है? सब उर्दू के वर्ड हैं, धड़ल्ले से यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए ना हिंदी एक मिक्सअप लैंग्वेज हो जाती है। तो संवाद शैली में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वाक्य की संरचना कैसे करनी चाहिए, कैसे हम शुद्धि कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। आई होप सो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है। अगर चैप्टर से कोई प्रश्न बने तो आप उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।